यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी क्लास में ना 2-4 मिनट लेट हो जाया करा करूंगी। मंडे ट्यूसडे 2 ही दिन क्लासेस होती है, सैटरडे को तो आई विल बी ऑन टाइम, क्योंकि 11:30 जस्ट मेरा 5th क्लास का क्लास खत्म होता है, तो उसके जस्ट आफ्टर आपका क्लास 11:30 पे होता है। तो 1-2 मिनट मुझे लिंक भेजने के लिए, मुझे सेटअप करने के लिए 1-2 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए मैं आपकी क्लास में 1 से 2 मिनट या कभी-कभी 5 मिनट्स भी लेट हो जाया करा करूंगी। मैम हमारी क्लास मैम 11:20 से स्टार्ट होती है मैम, नहीं, केमिस्ट्री की। इट्स 11:30 अकॉर्डिंग टू न्यू टाइम टेबल, जस्ट सी इट। जो नया टाइम ओके। टेबल आया था ना, तो उसमें जो रिसेस का टाइम है वो है 11:10 टू 11:30, और 11:30 आपका नेक्स्ट क्लास है। तो अभी ये ओके मैम। रीस्केड्यूल हुआ है ना टाइम टेबल, तो उस वजह से ऐसा हो गया है, सब क्लासेस मेरी चेंज हो गई हैं। तो इसलिए मैं 1-2 मिनट, मतलब होता है ना, 5th क्लास से जस्ट स्विच ऑफ किया मैंने और यहाँ पे जस्ट मैंने एंटर किया। ओके, so yes, students, obviously I didn't see your messages, I didn't see your test now, लेकिन I will check by this week। आपका इस वीक में सैटरडे को टेस्ट है चैप्टर 3 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बोथ ऑफ द चैप्टर्स। एक्चुअली आई हैव सीन सो मेनी सैम्पल पेपर्स, आई हैव सीन सो मेनी क्वेश्चंस ऑन द नेट आल्सो। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपका देखूं कि क्या चेंज हुआ है सिलेबस में और किस अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आई हैव सीन सो मेनी क्वेश्चंस कि क्या आया हुआ है, एक्चुअली क्या डिडक्ट हुआ है, कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं कि नहीं आए हुए होमोलोगस सीरीज के बाद। बट एक्चुअली इट इज अ मिक्स्ड क्वेश्चंस। एक आधी बार आपसे, जबकि आपके नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं होमोलोगस सीरीज में। और आपके पास एक दो जगह पे मैंने रिएक्शंस भी देखे हैं, लेकिन सारे सैंपल पेपर्स में नहीं है रिएक्शंस। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे टीचर से कंसर्न किया है। तो अभी के लिए यही है कि आपका होमोलोगस सीरीज के बाद वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपके होमोलोगस सीरीज के बाद जैसे आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर, जो मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स में देखा है। तो मैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या और क्वेश्चंस हैं जो हमने एक छोटा मोटा जैसे उससे रिलेटेड होता है ना, कुछ छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं एक्चुअली, इट वाज डिडक्टेड। नहीं, इथेनॉल इथेनोइक एसिड इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दो सैंपल पेपर में सिर्फ मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, बाकी पेपर्स में नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। नहीं आएगा पेपर में, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं सिर्फ एक दो सैंपल पेपर में, क्योंकि अभी सैंपल पेपर बनाने वालों को भी मुझे लगता है इतना माइंड में क्लियर नहीं होगा एग्जैक्ट फीचर। लेकिन जो बिल्कुल अपना लेटेस्ट जो सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर आया है, उसमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया है। उसके रेफरेंस में जो सैंपल पेपर्स आए हैं, उनमें किसी किसी सैंपल पेपर्स में मैंने देखा है कि एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन सीबीएसई की तरफ से जो लॉन्च हुआ है उसमें नहीं आया है। तो ठीक है, मैं 1 मिनट में आती हूँ और मैं आपको अपनी वो बुक लेकर आती हूँ और उसमें से क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, और एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो भी मैं डिस्कस करती हूँ। 1 मिनट। स्टूडेंट्स, तो यस, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो मैं पहले वहीं से स्टार्ट करती हूँ। सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, इसमें आप एक पर्टिकुलर चीज लिख सकते हो। सबसे पहले यू मस्ट नो अबाउट कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। कि सैचुरेटेड
कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? यस, वन ऑफ यू, एनीबडी कैन मी आंसर, विल यू प्लीज आंसर मी? सैचुरेटेड में मैम सिंगल बॉन्ड होता है एंड Okay. अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल और ट्रिपल होता है मैम। According to you, Saurabh, व्हाट मैम? how can you differentiate these two? Ma'am, saturated hydrocarbons are those which are having single bond between two carbon atoms, and unsaturated hydrocarbons are those which are having double or triple bond between the carbon atoms. How can you differentiate these two? Yes, Raghav? Ma'am, by their chemical formula, ma'am. Ma'am, like the general formula we can say. केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। अगर आपको डिफरेंशिएट करना होता है या फिर आपको एक टेस्ट बताना होता है तो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में लिक्विड है जो सैचुरेटेड है, एक में लिक्विड है जो अनसैचुरेटेड है। आपको दिखने में केमिकल फॉर्मूला नहीं दिखता है तो आप ये आंसर नहीं कर सकते हो। तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दीज टू? मतलब अगर सिंपल डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आए, राइट डाउन द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स अमंग दीज टू, तो आप एक डेफिनेशन दे सकते हो, एक एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ दे सकते हो। लेकिन अगर आपको एक टेस्ट पूछा जाए कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट दीज टू, तो टेस्ट क्या दोगे राघव? वो तो नहीं पता मैम। ओके, आई विल टेल यू। अगर आपसे ये डिफरेंस पूछा जाता है, ये डिफरेंस मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स में देखा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट दीज टू। तो अगर आपके पास आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसमें आपको कभी भी डिफरेंस करते हैं ना तो हम हमेशा 3 लाइंस लगाते हैं, 2 नहीं लगाते हैं। 1 इज फॉर पैरामीटर्स, कि आप किस पैरामीटर पे एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट करने वाले हो। सबसे फर्स्ट होता है, यस प्लीज जो भी है ना बच्चे, अभी मैंने अटेंडेंस नहीं लिया है, मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया हमारा क्लास। एट द लास्ट आई एम गोइंग टू टेक द अटेंडेंस, डोंट लीव द मीटिंग अंटिल एंड अनलेस आई एम नॉट सेइंग टू यू टू लीव द मीटिंग, ठीक है? तो ये सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन इज कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। सेकंड, आपके पास यही आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, कुछ भी दे सकते हो। और इसका एग्जांपल दे सकते हो ब्यूटीन, एल्कीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, कुछ भी आप दे सकते हो। तो यस, ये आपके पास एग्जांपल हो गया। सेकंड डिफरेंस, अगर आपके पास टेस्ट बताने के लिए आता है तो एक टेस्ट जो हमने किया था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इफ यू रिमेम्बर, हमने इथेनॉल इथेनोइक एसिड के अंदर जब रिएक्शंस कर रहे थे तब हमने एक टेस्ट किया था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। किसी को याद है वो टेस्ट? मैम अल्कीन वो जो डिकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर मैम। यस, तो यस, ये काम सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड एल्कीन या फिर एल्काइन कर सकती हैं, ये काम सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास टेस्ट हो जाता है कि इफ यू आर एडिंग ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसके अंदर इट विल नॉट गिव, ये नहीं देगा, एंड इट विल गिव द टेस्ट, ठीक है? तो इट विल डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस, वो उसको कलरलेस कर देगा। एक और इसमें क्या डिफरेंस आता है जो हमने थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया था, जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो हमें बिल्कुल ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है। ब्लू कलर का फ्लेम मतलब जैसा आपने किचन्स में देखा हुआ है, जब हम गैस को बर्न करते हैं एकदम क्लियर फ्लेम होता है ना? मैम किया तो मैम ये भी आपने होता है साफ फ्लेम को हम व्हाइट फ्लेम नहीं बोलते हैं, ब्लू फ्लेम बोलते हैं, ठीक है? तो इस केस में सैचुरेटेड कंपाउंड्स को व्हेन वी आर बर्निंग द सैचुरेटेड कंपाउंड्स वी आर गेटिंग द ब्लू फ्लेम और द क्लियर फ्लेम, बट व्हेन वी आर बर्निंग द अनसैचुरेटेड कंपाउंड देन वी विल गेट द सूदी फ्लेम और ब्लैक फ्लेम। कभी आपने कैरोसिन ऑयल को बर्न होते देखा? पहले आप जैसे दिया जलता है, दिए यस मैम, ब्लैक फ्लेम होती है, ऊपर धुआं आता है, वो उसको हम बोलते हैं सूदी फ्लेम। यस, इस केस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड के केस में हमें सूदी फ्लेम मिलता है या फिर हम ब्लैक फ्यूम्स बोल सकते हैं, बट सैचुरेटेड कंपाउंड्स के केस में हमें ब्लू फ्लेम मिलता है और क्लियर फ्लेम मिलता है। तो यस, ये 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 मैंने आपको टेस्ट बताए हैं।
कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है इस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन, ये लास्ट पॉइंट ऐसा था जो हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया था क्लास में। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन। मैम किया था मैम, ये भी किया था, आई डोंट रिमेम्बर, तो मुझे लगा कि मैं एक बार दोबारा। इथेनॉल में आपने बताया था मैम, ओके वो ब्राजील चलो, वाला एग्जांपल दिया। डिवाइस हो गया। तो लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है इस चैप्टर का कि व्हाट इज द नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। उस पर्टिकुलर सीरीज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल्केन नहीं है, उस पर्टिकुलर सीरीज में एल्केन नहीं है। एल्केन आपको पता है CnH2n+2। या तो ये पूछा जा सकता है कि इस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर या फर्स्ट मेंबर या फोर्थ मेंबर कौन सा है, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर सीरीज का मेंबर कौन सा है। इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है, ऐसा निकेत? मैम दोबारा बताना क्या क्वेश्चन था मैम? दिस इज द सीरीज CnH2n+2। इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? मैम इसका वो क्या कहते हैं मीथेन। मीथेन। यस, ओके। तो ये पर्टिकुलर एल्केन सीरीज है। एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन। ठीक है, इस तरह से पूछ लिया। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक आपके पास सीरीज है, या फिर आपके पास ये एक सीरीज है, ये वाली, इस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर कौन सा है। किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, सारे के सारे फॉर्म एक ही हैं। इन चारों में से किसी भी एक फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो इसको बोल के बोला जाए इसका फर्स्ट मेंबर फोर्थ मेंबर कौन सा है, इसका देकर बोला जाए कि इसका नेक्स्ट मेंबर या पहला मेंबर कौन सा है, या इस तरह से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। C4H10, हाँ, नेक्स्ट मेंबर ये वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ। ये हुई हमारी एल्केन सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है एल्कीन सीरीज CnH2n। ठीक है, CnH2n इज द एल्कीन सीरीज। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा डोनल? मिथीन। मिथीन होगा डोनल? इथीन, सॉरी Yes? सॉरी सॉरी। इथीन। यही yes, एक ma'am. ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ एल्कीन और एल्काइन में फर्स्ट मेंबर एक कार्बन का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट मेंबर है हमारे पास इथीन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। वही चारों फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ये हुई हमारी सेकंड सीरीज। फिर आता है थर्ड सीरीज, दैट इज CnH2n-2, दैट इज एल्काइन। यस सान्या, एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? मैम इथाइन। इथाइन। यस, इस पे भी सेम क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा और कौन सी सीरीज बनती है? यस, नोमेनक्लेचर इज नॉट इन योर सिलेबस, बट अकॉर्डिंग टू आइसोमर्स एंड होमोलोगस सीरीज आपको पता होना चाहिए। बाकी सब ग्रुप्स भी, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको क्लास में कई बार दिया हुआ है। यस, दिस इज द ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? या फिर अगर मैं बात करूं एल्कोहल, या मैं आपसे ये लिखूं, यस दोनों ही फॉर्म में दे सकती हूँ। एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर जो है पहले ही कार्बन से स्टार्ट होता है, सो दिस इज एल्कोहल सीरीज। और उसका फर्स्ट मेंबर होता है मिथेनॉल। ओल लग जाता है एल्कोहल के केस में। ठीक है, तो ये हुई हमारी नेक्स्ट सीरीज। फिर अगर हम बात करते हैं तो इट्स एल्डिहाइड सीरीज। एल्डिहाइड के अंदर अल लग जाता है, इसके अंदर ओल लग जाता है। अगर एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है तो भी वो फर्स्ट कार्बन का ही होता है, दैट इज दिस वन। इसका नाम क्या होगा? मीथेन। और अल, मिथेनॉल। ठीक है, तो यस ये यस मैम। उसके बाद हमारे पास दो और सीरीज बचती हैं। एक ये वाली सीरीज, इसका भी फर्स्ट मेंबर एक ही कार्बन का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये उसका कॉमन नेम हुआ। हम इसका नाम क्या करेंगे? मिथेनोइक एसिड। ओइक Yes, एसिड yes. इसके लास्ट में लगता है। यस मैम, मिथेनॉइक एसिड। इसका नाम हो गया मिथेनोइक एसिड। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास ईस्टर। ईस्टर नहीं है आपके सिलेबस में,
तो ये 3 और है। बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखना है, ओल के केस में, अल्कोहल के केस में लास्ट में ओल लगा देना, एल्डिहाइड के केस में लास्ट में अल लगा देना, और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ओइक एसिड लगा देना। मैम ईथर चाहिए तो इट विल बी द इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। आगे तो आप बना ही लोगे, फर्स्ट मेंबर में ही कंफ्यूजन होता है। तो अभी मैम आपने देखा, एक मिनट, सिर्फ आपने देखा कि एल्कीन और एल्काइन में फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का होता है, उसके अलावा सारी की सारी सीरीज में फर्स्ट मेंबर इज ऑफ 1 कार्बन। ठीक है, नाउ अनिकेत यू कैन आंसर। मैम ईथर्स, ईथर नहीं आएगा, नहीं आएगा। ईथर ईस्टर दोनों नहीं है मैम। ईथर और ईस्टर नहीं, ईस्टर में सिर्फ आपका वो स्टैरिफिकेशन के अंदर आपके पास ईस्टर बनता है, एज सच वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आई डोंट थिंक सो, लेट मी चेक, एक मिनट। एनसीईआरटी में आपके पास वो नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो आपका नहीं आएगा। ओके मैम। ओके, तो ये चीजें हैं जो थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि कुछ कुछ नया तरीके से कुछ पूछा हुआ है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। इसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो थोड़े से अलग हटके पूछे हुए हैं या सैंपल पेपर में पूछे हुए हैं रिगार्डिंग चैप्टर 3 एंड 4, जो हमारा पेपर में आने वाला है। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके रखे हुए हैं। हम बुक में से बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारा रूटीन का वे है, लेकिन अभी पेपर में किस तरह से क्या आया हुआ है या क्या आ सकता है, हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस, वन बाय वन आई एम गोइंग टू आस्क यू, प्लीज कोई भी जल्दी मत करना, सबका टर्न आने देना, ठीक है। ओके, आफरीन, आफरीन, not present. Okay, Ayush. Yes, ma'am. Okay, ionic compounds are solid, give reason. Ma'am, because their bonds are, ma'am, very strong, ma'am, and they are very compact. स्ट्रॉन्ग तो ठीक है, लेकिन इट इज द बॉन्ड बिटवीन, आयोनिक बॉन्ड है तो इट इज द बॉन्ड बिटवीन, Ma'am, positive and negative charges, ma'am. ठीक है, बाकी यही आपका आंसर ही सही है। आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट आयंस एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो एक को बहुत ही मतलब बॉन्ड बहुत ही कॉम्पैक्ट या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड में रहता है। ठीक है, Okay, ma'am. मैंने एक जो क्वेश्चन बहुत जगह पर देखा है अलग अलग चीजों के केसेस में, एज द सिलेबस इज रिड्यूस्ड सो मच, तो सिलेबस बहुत रिड्यूस्ड हो गया है, तो अभी आपका काम क्या है कि आई एम थिंकिंग सो कि एक डायग्राम आपके पेपर में पक्का आएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड दिस इज द क्वेश्चन, मैम अभी जो with the help of a labeled diagram show the experimental setup of action of steam on a metal। यानी कि जितने भी डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, ये सारे डायग्राम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे ये वाला एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल, ये डायरेक्ट डायग्राम एनसीईआरटी का आपसे पूछा हुआ है। तो आपसे जो एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस बार एक डायग्राम के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि सिलेबस ही बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मिनिमम 2 या 3 मार्क्स का एक डायग्राम पेपर में पक्का आएगा, जो मैंने सारे सैंपल पेपर को ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूजन निकाला है। तो ये आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्ट डायग्राम आपसे पूछा गया है और आपको पूरा का पूरा सेटअप बनाना है। अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे था, ऐसे ही करते रहोगे। तो ये डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। Now next question is on page number 36. Okay. एक आपके पास क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है, उसके बाद मैं बच्चों से 1 बाय 1 करके पूछती हूँ। एक क्वेश्चन कैसे है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये सैंपल पेपर में भी आया हुआ है।
यस, आपको ये चार, इट्स विजिबल नो, दिख रहा है ना ये? Yes, ma'am. PQR, ओके ओके ओके, यस, PQR और S आपके पास चार एलिमेंट्स हैं या सैंपल्स हैं, और आपके पास चार सॉल्यूशन है, चारों के चारों एक्वस स्टेट में है, तो चारों सॉल्यूशंस हैं। और ये क्रॉस का मतलब है नो रिएक्शन, टिक का मतलब है रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मैंने जब आपको चैप्टर भी समझाया था तब भी बताया था। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चाहत। Based on the above observation, arrange मैम the given कैमरा ऑन sample. कर दो मैम। कैमरा ऑन कर कैमरा दो? यस मैम। कैमरा तो ऑन है बेटा। नो मैम। अब No, अच्छा, वो मैंने चैट बॉक्स ऑन किया हुआ था तो तुम्हें कैमरा नहीं दिखाई देता, मुझे पता लग गया, ठीक है, ओके। सो यस, अरेंज द गिवन सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपको इंक्रीजिंग, यस, इस तरह का जब भी कभी क्वेश्चन आता है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपका ऑर्डर शुड बी करेक्ट। अगर आपने सारा सही लिखा है और इंक्रीजिंग की जगह पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया तो भी एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। इंक्रीजिंग का मतलब है आपको कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो यस, टेल मी चाहत। इसका आंसर आपको मिलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। अगर आपको इन चारों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता है, देन ओनली यू आर एबल टू गिव द आंसर। चाहत के बाद यस, हिमांशी, हिमांशु, हिमांशी, हिमांशु, ओके, उत्कर्ष, यू विल टेल मी। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? Arrange the samples in increasing order of their reactivities. ओके मैम। अच्छा, पहले मुझे इन चारों की रिएक्टिविटी बताओ आप उत्कर्ष, किसकी सबसे ज्यादा है? मैम सबसे ज्यादा है सोडियम सल्फेट। सोडियम, देन मैम उसके बाद कैल्शियम सल्फेट। सोडियम के बाद कैल्शियम, उसके बाद मैम मैग्नीशियम सल्फेट, फिर दूसरा लास्ट वाला जिंक सल्फेट। जिंक। नाइट्रेट। ठीक है, ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो उस बेसिस पे अब किसने किसके साथ रिएक्ट किया है, मुझे उसके बेसिस पे आप बताओ। यस, ओके उत्कर्ष, कोई भी इसका आंसर जानता है? मैम 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 मैं आता मम्मी आई। हूँ मैं आता हूँ राघव, टेल मी, मैम क्या की सबसे ज्यादा होगी मैम रिएक्टिविटी? किसकी सबसे ज्यादा होगी? क्यू की क्यू की सबसे ज्यादा होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ये, फिर तुमने गलत कर दिया। हाँ मैम सही है मैम। आंसर दिया एस आंसर मैम एस की है सबसे। करण, मैम SRPQ। मैम साइन तो कैसे भी लगा दो ना, साइन तो ठीक है, इंक्रीजिंग करना है क्या? SRPQ मैम। हाँ यस, मैं वही मैम मैं वैसे ही बताता मैम, पर मैम क्या उसका जैसे साइन है वो दूसरा कर देता मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ दिस इज वही द होता है। राइट रिएक्टिविटी ऑर्डर। यस, पार्थ, करण प्रताप दोनों का सही था। क्यू, क्योंकि वो सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। पी, क्योंकि वो मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम, अच्छा ये वाला रिएक्टिविटी है ना, सॉरी, क्यों, क्योंकि ये तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अच्छा चारों के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। तो यस, इसलिए क्यू का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। फिर पी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वालों के साथ रिएक्ट कर रहा है। फिर देन आर, आर क्योंकि जिंक के साथ ही रिएक्ट कर पा रहा है, और एस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। सो यस, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। इस तरह से एक रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है पेपर में, और इस बार तो वैसे भी पक्का ही मिलेगा क्योंकि अकरेंस वाला टॉपिक खत्म हो गया है।
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट हर सैंपल पेपर में देखे हैं कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आपको रिएक्टिविटीज निकालनी है कि विच इज ऑफ हायर रिएक्टिविटी एंड विच इज एट लोअर रिएक्टिविटी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो अभी आ जाएगा कि कैन वी प्लेस सिल्वर स्पून इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कैन वी कीप कॉपर स्पून इन सिल्वर सल्फेट सॉल्यूशन। इस तरह का भी क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ है पेपर में। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज पे सबसे ज्यादा बनने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब Q कॉपर सल्फेट के साथ, अच्छा कॉपर सल्फेट के साथ जब Q रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट। क्यू का नाम थोड़ी बोला हुआ इसने। मैम क्यू सल्फेट प्लस कॉपर मैं वो तो व्हाट इज द मैम फॉर्मूला? मैंने अच्छा मैम क्योंकि Na से ज्यादा रिएक्टिव तो मैम से पोटेशियम ही होता है मैम। नाम नहीं बताना, इसने सिंपल पूछा है Q प्लस कॉपर सल्फेट व्हाट विल बी फॉर्म्ड? QSO4 प्लस कॉपर। हाँ मैं वो तो कॉपर, सिंपल Q सल्फेट प्लस कॉपर ये बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ मैम इसलिए नहीं बोला कि तुम Q को नाम दो। लिसन, क्वेश्चन को ना पहले ध्यान से सुना करो। इसने नहीं बोला, राघव माइक ऑफ करो बेटा एक बार। इसने नहीं बोला है कि आपको Q का नाम देना है। इट इज जस्ट सेइंग कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है प्रोडक्ट का formed when Q reacts with copper sulfate solution। इसने ये भी नहीं बोला है कि Q रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ। इसने ये बोला है कि Q जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, दैट्स इट। तो यानी कि वो रिएक्ट करेगा और उसका कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको उस प्रोडक्ट का नाम बताना था सिर्फ। इज इट क्लियर? ओके मैम ओके मैम। इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करा करो। और नेक्स्ट, प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 443। Okay, assertion reason is there. मैम नई एडिशन आ गया मैम सैंपल पेपर्स के? हाँ आ गए। ओके मैम। अभी लेकिन जो मेरे पास है इट इज नॉट सो गुड, इससे अच्छे भी और सैंपल पेपर आएंगे, इसलिए मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। एक बार प्री बोर्ड 1 दे लो, तब तक और सैंपल पेपर मार्केट में आ जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा ले लो। फ्री मैन का भी आया हुआ है, दिस इज द ब्लूप्रिंट एजुकेशन समाधान साइंस सैंपल पेपर। तो मेरे पास ये वाला है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे आ गए हैं। मैंने नेट पे भी काफी सर्च किए हैं, लेकिन बहुत सारे ओपन नहीं होते हैं, बहुत सारे मतलब अच्छे से पूरा पेपर ओपन नहीं होता है। तो अभी रुको, एक बार थोड़ा सा पहले प्री बोर्ड 1 दे लो, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे सैंपल पेपर बताऊंगी, उसमें से कोई भी आप परचेज कर सकते हो। अभी दिस इज नॉट दैट गुड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, किसने बोला है? और रीजन क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो वाटर में सोल्यूबल है। टेल मी असर्शन इज राइट और रॉन्ग। एक बार सारे नहीं, सबका टर्न आने दो। वेट वेट वेट। नेक्स्ट इज जानवी। Yes, ma'am. यस Ma'am, बेटा, assertion is right. Yes, ma'am. रीजन? Ma'am, reason is, ma'am, what was the reason, ma'am? Can you repeat? रीजन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। Ma'am, it's wrong. इट्स रॉन्ग, तो आंसर विल बी ABCD। क्या आंसर होगा इस असर्शन रीजन का? A is right and reason is wrong, so it will be Ma'am, maybe C. C. It is C. Okay, now next question is for Karan Pratap, page number 46. Okay, एक और इसी तरह का रिएक्टिविटी सीरीज पे क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर।
4 beakers. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? Four beakers were taken Looks like the Game of and Thrones ice marked wall. A, B, C, and D, respectively. 200 ml of solution of aluminium sulfate in water, calcium sulfate in water, parasulfate in water, and copper sulfate in water was filled in a beaker A, B, C, and D, respectively. Clean piece of metal zinc was placed in each solution and kept undisturbed for 2 hours. Clean piece of zinc हमने सब में डाल दिया और इसको अनडिस्टर्ब्ड रख दिया 2 घंटे के लिए. ये आपका अरेंजमेंट है. फिर इस पे क्वेश्चन क्या है? What color change would you observe in beaker D? आप beaker D में क्या कलर चेंज ऑब्जर्व करोगे? Karan, it's your turn, beta. Yes, ma'am. Ma'am, beaker D will show a reddish brown color because zinc will react with copper sulfate and form zinc sulfate, and copper will be left out from the equation. ऐसा ही कुछ बोल रहे हो आप? Yes, ma'am. Zinc sulfate is more reactive, so it will react, and copper will be taken out from the equation. Yes, this is right. Zinc sulfate या zinc metal is more reactive than copper, so definitely the reaction will takes place. और उसके अंदर दो तरह की ऑब्जर्वेशन हमें मिल सकती हैं. One, which Karan has said to me, कि यहाँ पर हमारे पास ये कॉपर जो बनता है ये रेडिश कलर का होता है, तो हमारे पास रेडिश कलर के पीपीटीज बन जाएंगे. लेकिन जो सेकंड बड़ा ऑब्जर्वेशन करण जो आपने मिस आउट कर दिया है, दैट इज ब्लू. कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर. ये ब्लू कलर का होता है. अल्टीमेटली आफ्टर द रिएक्शन द ब्लू कलर विल डिसअपियर एंड द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस इन नेचर. Okay, ma'am. कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और उसके अंदर हमें पीपीटीज मिलेंगे रेडिश कलर. तो बोथ Yes, हाँ ma'am. राइट, आप दोनों ही कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा सही है क्योंकि कॉपर सल्फेट का वो क्लियरली हमें विजिबल होता है ब्लू कलर. ठीक Okay, है, ma'am. तो ये दोनों Yes, ही ma'am. सही है. गलत उसमें भी नहीं है, नंबर उसमें भी पूरे मिलेंगे. तो ये दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओनली. ये क्वेश्चन है, इट इज फॉर मन्नत. Yes, ma'am. Yes, arrange the metals zinc, aluminium, calcium, iron and copper in the order of decreasing reactivity. ये तो आप डायरेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे भी लिख सकते हो. तो ये सिर्फ 5 Okay, ma'am. मेथड्स हैं. Yes, ma'am. रिएक्टिविटी. यस. Ma'am, decreasing में हाँ, ma'am, calcium, aluminium, iron and copper. जिंक बेटा, जिंक भी है. Oh, okay, ma'am. I'm zinc and then copper. यस, दिस इज द रिएक्टिविटी. ये इससे पहले आएगा. Yes, ma'am. ठीक है. सो यस, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो. बट दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन रिएक्टिविटी सीरीज. तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बट अ क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. नेक्स्ट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 49. ओके, ये वाला क्वेश्चन है जो मैं बात कर रही थी अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नाजिया. नाजिया,
Yes, ma'am. Okay, you can hear me. A copper coin is kept immersed in a solution of silver nitrate for some time. हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें हमने ऐड कर दिया क्या, कॉपर कॉइन, ठीक है, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए. व्हाट विल हैपन टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. कॉइन का क्या होगा और कलर ऑफ द सॉल्यूशन का क्या होगा. दिस इज द डायग्राम. Nazia not here. Now next is for Navjot, Navya and Path. पहले Navjot, yes. हम आंसर ही नहीं करते हैं ना नवजोत. ये क्या पूछ लिया मैम ने. नेक्स्ट इज नव्या. Yes, ma'am. ओके, टेल मी द आंसर. Ma'am, can you please repeat the question? I added copper coin in silver nitrate solution for some time. So what will happen after some time? Ma'am, copper will displace silver from its nitrate solution. Why? Ma'am, because copper is more reactive than silver. Yes, ये आंसर में आना चाहिए कि yes, as copper is more reactive than silver, so it will displace silver from its salt solution. नवजोत क्लियरली विजिबल नहीं आ रहा. हाँ बेटा, every time you are giving me excuses. Every time he is giving me excuses. Saurabh, I know that. Last time को मुझे याद है जब इसका कैमरा काम नहीं कर रहा था. So I remember that thing. तो बेसिकली क्या है कि as copper is more reactive than this particular silver, so reaction will takes place. So ultimately ये हमारे पास बन जाएगा. अब ठीक है, ये बन गया, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा नव्या रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए, मुझे दिख थोड़ी रहा है. तो मुझे क्या चीज ऑब्जर्व होगी. Ma'am, change in color. क्या हो जाएगा. Ma'am, blue. यस, यहाँ पर ब्लू हो जाएगा. और मेरे पास सिल्वर किस कलर का होता है, ग्रेइश और शाइनी, मतलब इस तरह का कलर होता है ना, शाइन ग्रे. तो वो कलर के पीपीटीज यहाँ पर बन जाएंगे और वो हमें दिखेंगे सॉल्यूशन में. सो दीज टू चेंजेस वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. हमें रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब तक हमसे नहीं पूछा गया कि राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, तब तक हम नहीं लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि क्यों गलती के भी चांसेस करना. अगर आपको पक्का पता है कि यही बनेगा तो जरूर लिखो. लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है, पूछा नहीं गया है, तो अगर आप रिएक्शन नहीं भी लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे. लेकिन आपसे अगर ये पूछा गया कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन यू विल वॉच, तो ऑब्जर्वेशन बताना कि आपको क्या दिखेगा. आपको ये कलर चेंज होता हुआ और यहाँ पे पीपीटी बनता हुआ ही दिखेगा, रिएक्शन नहीं दिखेगी. यस नव्या, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर पार्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. अभी कैसे स्टार्ट हो गई. अच्छा ठीक है, लास्ट मैम 10 पे स्टार्ट. हम कल भी यही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैप्टर 3 से रिलेटेड कल वो पूछ सकता है. कल हम यही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. लेकिन एक बार लास्ट क्वेश्चन को पार्थ, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाए बस. यस पार्थ, इसका सेकंड पार्ट तो यही पूछा है कि राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा. थर्ड क्वेश्चन क्या है. पार्थ, आर यू हियर मी, आर यू हियरिंग मी. पार्थ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज सुन रही है. ओके. शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये आ गया ये क्वेश्चन भी. हाँ सच में मैंने बहुत सारी जगह देखा है ये वाला क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेम द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स. आपको ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना है कैसे बनेगा. एंड ऑल्सो यू हैव टू टेल मी द आयंस इन्वॉल्व. अभी आप मुझे आयंस बताओ, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व. इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनने के लिए कौन से दो इनिशियल आयंस थे.
सोडियम प्लस एंड O2 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो यस, ये आयंस इन्वॉल्व थे स्टार्टिंग में, और यहाँ पर आपको बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। दैट मींस यू हैव टू शो द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। तो एक आपके पास कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पेपर में पक्का आ सकता है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर सैंपल पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन देखा है कि आपको एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनाना है, इधर ऑफ आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। So yes, beta, this is all about for today's class, and tomorrow also we are continuing this topic only. हम लोग सैंपल पेपर के क्वेश्चन सीक्वेंटली पूछे हुए हैं। Yes. कल लास्ट Yes. मैम कल लास्ट से शुरू करना मैम, फर्स्ट से ही नहीं शुरू करना। Okay. आज आधे से ज्यादा हो गया, उनका टर्न दोबारा कल नहीं आएगा, कल उसके बाद ही आएगा। और सौरभ, तुम्हें तो मैंने सबसे पहले पूछा था, तुम्हारा टर्न तो वैसे भी नहीं आना था। सबसे पहला क्वेश्चन तुमने आंसर किया था, राघव ने आंसर किया था, अनिकेत का टर्न इसलिए नहीं आया था। मैम वो तो वैसे जो किया भी था। था, अनिकेत का टर्न भी आपको, अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने स्किप किया था, क्योंकि अनिकेत से मैं ऑलरेडी पूछ चुकी थी। यस मैम। हाँ, तो कहीं से भी आता, आपका टर्न तो वैसे भी नहीं आता। तो लेकिन कल हम जिनका टर्न आज आ गया उनको छोड़ के पहले स्टार्ट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। Okay, ma'am. ओके मैम, बाय। Thank you, ma'am.